हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य को शुरू कर रहे हैं, जिसका शासन लगभग 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक रहा। आज के वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य का उद्भव, विकास एवं पतन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड एक और वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग गुप्त काल के जीवन जैसे सामाजिक जीवन, साहित्य, कला, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गुप्त साम्राज्य के उद्भव एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दो बड़ी राजनीतिक शक्तियां उभरी, एक सातवाहन और दूसरा कुषाण। सातवाहन दक्कन एवं दक्षिण भारत में अस्थायित्व लाने का काम किया, जबकि यही काम उत्तर भारत में कुषाणों ने किया। इन दोनों साम्राज्यों का तीसरी सदी के मध्य में अंत हो गया। लगभग 275 ईस्वी में उत्तर भारत में कुषाणों के खंडहर पर एक नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपना आधिपत्य कुषाण एवं सातवाहन दोनों के पिछले राज्य क्षेत्रों के बहुत बड़े भूभाग पर स्थापित किया, और वह नया साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य। तो इस तरह से हम लोग देखें कि गुप्त साम्राज्य का उद्भव कब हुआ, तो लगभग 275 ईस्वी में। गुप्त लोग वैश्य वर्ण के थे। ये लोग कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के जितना विशाल तो नहीं था, लेकिन इसने पूरे उत्तर भारत को 335 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। इन लोगों का आरंभिक राज्य जो था वह था बिहार एवं उत्तर प्रदेश। यानी गुप्त साम्राज्य का जो आरंभिक राज्य था वह था बिहार एवं उत्तर प्रदेश। लेकिन इन लोगों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था वह अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन लोगों का जो आरंभिक अभिलेख है वह सबसे अधिक यहीं से यानी उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होती है। और इन लोगों का जो सत्ता का केंद्र था वह प्रयाग था, अर्थात आधुनिक इलाहाबाद। यानी इन लोगों ने अपनी सत्ता का केंद्र प्रयाग को बनाया, आधुनिक इलाहाबाद, और यहीं से ये लोग आसपास के क्षेत्र में फैलना शुरू कर दिए। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसके उद्भव के बारे में। अब बात करते हैं कि इनके विकास के बारे में, कि इनका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो चूंकि गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे, तो इसी वजह से कुषाणों के तरह ही ये लोग भी घुड़सवारी में उत्तम थे, यानी घोड़ों का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते थे। तो एक तो यह भी इनके विकास का कारण था। दूसरा, अगर कारण की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की उर्वर भूमि, कौन कौन सी? बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की उर्वर भूमि इन लोगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तीसरा पॉइंट की अगर बात किया जाए तो वह है दक्षिण बिहार एवं मध्य भारत के लौह अयस्क का उपयोग करना। यानी दक्षिण बिहार में और मध्य भारत में जो लौह अयस्क हुआ करता था, इस लौह अयस्क का इन लोगों ने अच्छे से उपयोग किया, तो यह भी इनके विकास का कारण बना। अगर चौथे पॉइंट की बात किया जाए
तो पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम के व्यापार करने वाले उत्तर भारत के इलाके इनके पड़ोस में पड़ते थे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग रेशम मार्ग के बारे में पढ़ चुके हैं कि चीन से लेकर अफगानिस्तान होते हुए ईरान होकर जो रोम में चला जाता है, तो यह जो उत्तर भारत था, तो यह जो उत्तर भारत में रेशम का जो व्यापार होता था वह इनके साम्राज्य से क्या था, नज़दीक में यानी पड़ोस में पड़ता था। तो यह भी इनके एक विकास का कारण था। इन सभी चीज़ों का ये लोग अच्छे से लाभ उठाए और इसी वजह से गुप्त शासक अनुगंग अर्थात मध्य गंगा का मैदान, प्रयाग आधुनिक इलाहाबाद, साकेत आधुनिक अयोध्या और मगध के क्षेत्रों में फैला। ठीक है, यानी इन्हीं सब कारणों के वजह से ये लोग अपने क्षेत्र का विकास कर पाए, अपने साम्राज्य का विकास कर पाए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें विकास में, तो विभिन्न शासकों का योगदान भी रहा गुप्त साम्राज्य के विकास में। तो यह हम लोग देखें विकास। तो चलिए गुप्त विभिन्न शासकों के योगदान के अंतर्गत अब हम लोग शासक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला शासक है गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक शासन किए। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। ये जो थे कुषाणों के सामंत थे। क्यों? क्योंकि श्रीगुप्त महाराजा की उपाधि धारण किए थे। महाराजा की उपाधि धारण जो करते थे तो वह स्वतंत्र शासक नहीं थे। हम लोग कुषाण वंश के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि जैसे कनिष्क के बारे में कि कनिष्क ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इसका अर्थ यह होता है कि वैसे शासक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे जिनके अंतर्गत कई छोटे छोटे राज्यों के शासक होते थे, यानी उनके अधीन होते थे। ठीक है, तो यह जो श्रीगुप्त थे यह स्वतंत्र शासक नहीं थे, यानी यह कुषाणों के सामंत थे, क्योंकि ये जो थे महाराजा की उपाधि धारण किए थे। उसके बाद गुप्त वंश पर घटोत्कच ने शासन किया। घटोत्कच भी कुषाणों के सामंत थे, क्योंकि इसने भी महाराजा की उपाधि धारण किया था। और घटोत्कच को प्रभावती गुप्त के शूपिया अभिलेख में, प्रभावती गुप्त कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त के शूपिया अभिलेख में घटोत्कच को आदि राज कहा गया है। अब बात करते हैं हम लोग कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम जिसने 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी तक शासन किया, तो यह गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था, क्योंकि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। यानी अब यहाँ से स्वतंत्र शासक होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक, प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब यह किसी के अधीन नहीं थे, यह किसी के सामंत नहीं थे, बल्कि इसके अंतर्गत इनके अधीन कई छोटे छोटे राज्यों के शासक थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में 319 ईस्वी में गुप्त संवत जारी किया था। तो गुप्त संवत को जारी किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब? तो 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जो संभवतः नेपाल की रहने वाली थी। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में कि चंद्रगुप्त प्रथम ही पहले गुप्त शासक थे जिसने सिक्का जारी किया था। अगर आपसे यह पूछा जाए
कि गुप्त शासक में सर्वप्रथम किसने सिक्का जारी किया था, तो वह होगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनके उत्तराधिकारी इनके पुत्र हुए, जिनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन थे, तो समुद्रगुप्त कुमार देवी के पुत्र थे, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने जो कुमार देवी से विवाह किया था, तो इसी कुमार देवी के पुत्र थे। इसने शासन जो किया था 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य को, यानी गुप्त साम्राज्य का जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अपार विस्तार किया। समुद्रगुप्त अशोक के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि अशोक ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था वह शांति एवं अनाक्रमण की नीति से विस्तार किया था, जबकि समुद्रगुप्त हिंसा एवं विजय में मतलब ज़्यादा ध्यान रखते थे, उससे वह ज़्यादा खुश होते थे। तो समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह कभी भी, मतलब समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। तो इनके वीरता से खुश होकर विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा है, तो विसेंट स्मिथ ने। इन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में कि एक इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख है। तो इस अशोक स्तंभ अभिलेख के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख था यह सबसे पहले कहाँ पर था, जो अशोक के द्वारा निर्मित है। तो यह सबसे पहले प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन अकबर के द्वारा इस स्तंभ को कौशाम्बी से लाकर प्रयाग अर्थात आधुनिक इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख में क्यों बोला जाता है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख, क्योंकि इस स्तंभ अभिलेख का निर्माण अशोक ने करवाया था, इसलिए। तो इलाहाबाद के अगर अशोक स्तंभ अभिलेख में अगर आपसे यह पूछा जाए कि किसके शासन के बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है, तो वह होगा समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, इस स्तंभ अभिलेख में हमें जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख किया गया है, यानी इस स्तंभ लेख में जो है जहांगीर और बीरबल के बारे में भी उल्लेख किया गया है। इनके साथ साथ अशोक के बारे में भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है, अर्थात समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और वह उल्लेख किसने किया है, तो सबसे पहले हम लोग बात समझते हैं कि यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख क्या है। ठीक है, तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है, यानी इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है, इसी स्तंभ अभिलेख पर हरिसेन ने संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त का प्रशंसात्मक वर्णन किया है, और उसी प्रशंसात्मक वर्णन को प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। और यह प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, समुद्रगुप्त के सैन्य शासन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और
इसके लेखक कौन थे, यानी प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, यानी इसे किसने लिखा है, तो हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन कौन थे, तो समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक अधिकारी को बोला जाता है। तो संधि विग्रहिक एवं उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस अभिलेख को कहाँ पर लिखा गया है, तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि इसी प्रयाग प्रशस्ति यानी समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसी में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, अर्थात लिच्छवी का नाती। क्योंकि इनकी माँ जो थी कुमार देवी, वह लिच्छवी राजकुमारी थी। तो इस वजह से इस प्रयाग प्रशस्ति में इन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। अब हम लोग बात करते हैं इनके उपाधि की। तो समुद्रगुप्त ने अपने पिता के तरह महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, ठीक है, अर्थात यह भी स्वतंत्र शासक थे। इस उपाधि के अलावा इन्होंने पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि भी धारण किया था, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। अब हम लोग इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो इनके साम्राज्य विस्तार को मतलब इनके साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट है गंगा यमुना क्षेत्र। गंगा यमुना क्षेत्र अर्थात आर्यावर्त के 9 शासक को हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया। तो इसे चलिए हम लोग मैप से समझते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इनके साम्राज्य का जो फर्स्ट पार्ट है गंगा यमुना का क्षेत्र। तो गंगा, यह जो गंगा है और यह जो है यमुना है, ठीक है। तो गंगा यमुना का क्षेत्र यानी ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, गंगा यमुना का क्षेत्र। तो सबसे पहले इस क्षेत्र को इन्होंने जीता और इस क्षेत्र को ही आर्यावर्त कहा जाता है, अर्थात उत्तर भारत का क्षेत्र है ये, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने इस आर्यावर्त के 9 शासक को, यानी कुल कितने शासक को, तो आर्यावर्त के 9 शासक को हराकर, ठीक है, इन्हें 9 शासक को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी उन 9 शासक के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। अब हम लोग इनके सेकंड साम्राज्य की बात करें तो वह है अटाविक राज्य। अटाविक राज्य कहाँ पड़ता है, तो अटाविक राज्य जो है वह मध्य प्रदेश में है। वह जो यह हिस्सा जो है यानी उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यह हिस्सा जो है अटाविक राज्य है, जो एक तरह से जंगली क्षेत्र था और यह विंध्य क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो यह जो अटाविक राज्य था, इस राज्य को भी, यानी जो कि जंगली क्षेत्र था, इस क्षेत्र को भी जीतकर इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से इसका साम्राज्य जो है बढ़ते चला गया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे भाग की, यानी इसके साम्राज्य के तीसरे भाग की अगर बात किया जाए तो वह है पूर्वी हिमालय का राज्य एवं सीमावर्ती राज्य को इसने जीत लिया। तो पूर्वी हिमालय एवं सीमावर्ती राज्य, तो पूर्वी हिमालय एवं सीमावर्ती राज्य की अगर बात किया जाए तो जैसे नेपाल का क्षेत्र, ठीक है, जैसे नेपाल का क्षेत्र, जैसे असम का क्षेत्र, जैसे बंगाल का क्षेत्र, ठीक उसी तरह से अगर हम लोग पश्चिमोत्तर भारत में अगर बात करें तो इधर पंजाब के कुछ गणराज्य भी थे, जैसे ये वाला हिस्सा, यह वाला जो हिस्सा था, यानी तो यह जो हिस्सा जो था यह कौन सा हिस्सा था, तो पूर्वी हिमालय अर्थात पूर्वी हिमालय एवं सीमावर्ती राज्य, जिसमें कौन कौन से आते हैं, नेपाल, असम, बंगाल एवं पंजाब के कुछ गणराज्य आते हैं, ठीक है। तो इन सबों को भी इन्होंने हराया और यह लोग क्या करते थे कि समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं इनके साम्राज्य के चौथे भाग की। तो चौथे भाग जो है वह है पूर्वी दक्कन एवं दक्षिण भारत के 12 शासक को इन्होंने हराया, ठीक है। तो पूर्वी दक्कन यानी यह जो है दक्कन है, तो पूर्वी दक्कन यानी यह वाला हिस्सा
और दक्षिण भारत के 12 शासक को इन्होंने हराया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस वजह से इन लोगों को हराकर क्या किया गया, छोड़ दिया गया, यानी मुक्त कर दिया गया। इन लोगों को अपने साम्राज्य यानी इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। तो यहाँ पर जो है ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है, तो इन 12 शासकों के राज्यों को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें से 12 शासकों के कुछ राज्यों को दिखाया गया है कि जो क्षेत्र यही क्षेत्र था। अब हम लोग बात करते हैं इनके साम्राज्य के 5वें भाग की, तो वह है शकों एवं कुषाणों की सत्ता को समाप्त करना। कहाँ पर, तो जो अफगानिस्तान में थे, यानी यह सिंधु नदी है, इसका कुछ पार्ट इधर पाकिस्तान है, उसके बाद जो अफगानिस्तान पड़ता है, तो यहाँ पर जो भी शक कुषाण थे उन्हें हराकर उनकी सत्ता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था इस क्षेत्र से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें मैप से कि इनके साम्राज्य का जो विस्तार जो हुआ था, इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि समुद्रगुप्त का जो उपलब्धि था, यानी इसका प्रभाव जो था, एक तरह से विदेश में भी फैलने लगा। और विदेश में भी फैलने लगा तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो श्रीलंका के जो शासक थे, यानी श्रीलंका के शासक जिनका नाम था मेघवर्मन, मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त की आज्ञा लेकर बोध गया में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। यानी श्रीलंका के शासक जो मेघवर्मन थे, इन्होंने समुद्रगुप्त के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा कि बोध गया में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाना है। ठीक है, तो उनके आज्ञा पाकर ही मेघवर्मन ने इस बोध गया में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया, जिसके खर्च के लिए समुद्रगुप्त ने 5 गांव अनुदान में दिया, अर्थात दान में दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि समुद्रगुप्त ने इन सब उपलब्धियों के कारण, यानी ये जो जितने अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे, तो इसी उपलब्धि के वजह से समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया एवं 6 प्रकार का सिक्का जारी किया, जैसे वीणासारण, व्याघ्रहंता, अश्वमेघ, परशु एवं धनुर्धर और गरुड़ प्रकार का सिक्का जारी करवाया था। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश के गद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय आए, जिसका शासन 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक रहा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य, एक तरह से कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का विकास और भी ज़्यादा हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों का सहारा लिया। तो वैवाहिक संबंध की अगर बात किया जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के शासक, वाकाटक वंश जो मध्य भारत में थे, यानी मध्य भारत के वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेना द्वितीय से विवाह करवाया। तो इस पॉइंट को हम लोग फिर से समझते हैं कि वैवाहिक संबंधों का जो सहारा लिया, तो इस वैवाहिक संबंध के अंतर्गत बात किया जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मध्य भारत में स्थित वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेना द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह करवाया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि रुद्रसेना द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के वजह से इनके पुत्र उत्तराधिकारी हुए, लेकिन इनके पुत्र जो थे वह वयस्क नहीं थे। इस वजह से प्रभावती गुप्त जो है वास्तविक शासिका हुई, इस वाकाटक वंश की वास्तविक शासिका हुई। तो क्या हुआ कि प्रभावती गुप्त अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के कहने पर ही कोई भी काम किया करती थी। एक तरह से कह सकते हैं कि अपने पिता के हित में काम करती थी। तो उसी वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अप्रत्यक्ष रूप से इस वाकाटक राज्य पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद
पश्चिमी मालवा और गुजरात में शक वंश के अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और इस तरह से 400 साल पुराने शक क्षत्रपों का अंत करके इस क्षेत्र में भी अर्थात पश्चिम भारत अर्थात यानी पश्चिमी मालवा एवं गुजरात के क्षेत्र में अपने शासन को स्थापित किया। तो शकों के पराजित करने के उपलक्ष्य में ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। इसके साथ साथ शकारी की उपाधि धारण किया। शकारी का अर्थ होता है शक विजेता। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 57 ईसा पूर्व में, लगभग 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के जो शासक थे जिनका नाम था विक्रमादित्य, तो उन्होंने भी शकों को आक्रमण करके विक्रम संवत को शुरू किया था। तो उसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय भी शक को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। इसी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने रजत सिक्का अर्थात चांदी का सिक्का जारी किया था, जिसे गुप्त काल में रुपयक या फिर रूपक कहा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रथम गुप्त शासक जिन्होंने रजत सिक्का को जारी किया था तो वह होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्का जारी किया था, वहाँ पर रजत सिक्का नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सिक्का जारी किया, तो वह होगा चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन अगर पूछे कि प्रथम गुप्त शासक जिसने रजत सिक्का को जारी किया तो वह होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी एक तो इनका उपाधि हो गया विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज एवं देवश्री भी है। और इस बात का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो सांची एवं वाकाटक अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग वाकाटक वंश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि वाकाटक वंश का जो स्थापना हुआ था वह 255 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वाकाटक वंश के जो लोग थे वह ब्राह्मण थे। तो मध्य भारत में ये लोग शासन करते थे। इन लोगों की जो राजधानी थी, यानी वाकाटक राज्य की जो राजधानी थी, वह महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है नागार्धन या फिर नागवर्धन भी बोला जाता है। तो नागार्धन इसकी राजधानी थी। वाकाटक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, यानी सबसे जो फेमस शासक थे, उनका नाम था परवरसेन प्रथम। परवरसेन प्रथम पहले ऐसे शासक थे वाकाटक वंश के जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी और उसके साथ साथ 4 अश्वमेध यज्ञ को करवाया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, तो वह होगा वाकाटक वंश के शासक परवरसेन प्रथम ने। ठीक है, तो अब बात कर लिए। और इसी वंश के शासक रुद्रसेना द्वितीय से प्रभावती देवी का विवाह हुआ, जिसने अपने शासनकाल में अर्थात जब प्रभावती इस वंश की, इस राज्य की वास्तविक शासिका बनी, तब अपने शासनकाल में मिट्टी की मुहरें जारी करवाई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वाकाटक वंश के बारे में भी देख लिए। अब चलिए हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं कि एक मेहरौली लौह स्तंभ है। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ पर है, तो वह दिल्ली में है। ठीक है, तो दिल्ली में कहाँ है, तो कुतुब मीनार के समीप कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में मेहरौली लौह स्तंभ है। तो इस मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। तो इतिहासकार उस चंद्र नामक राजा का जो उल्लेख किया गया है, उन लोगों ने माना है कि यह जो चंद्र नामक जो राजा थे वह कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि वैष्णव धर्म के उपासक थे, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया था।
उसके साथ साथ इसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाया था। और इस बात का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो यही मेहरौली लौह स्तंभ से। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म के उपासक थे, इस वजह से उदयगिरी पहाड़ी के समीप, यानी गुजरात में उदयगिरी पहाड़ी के समीप विष्णुगिरी में मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। और उस मेहरौली लौह स्तंभ के शीर्ष पर गरुड़ का चिन्ह अंकित किया था। ठीक है, और यह गरुड़ कौन थे, तो गरुड़ जो कि भगवान विष्णु के वाहन थे, तो इन्हीं का चिन्ह मेहरौली लौह स्तंभ के शीर्ष पर अंकित करवाया था। अब चलिए बात करते हैं कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस क्षेत्र को जीत लिया, अर्थात पश्चिम भारत को जीत लिया, तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। ठीक है, दूसरी राजधानी किसे बनाया, तो उज्जैन को बनाया। प्रथम चीनी यात्री जिनका नाम था फायान, यानी भारत में आने वाले प्रथम चीनी यात्री जिनका नाम था फायान, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही आए थे भारत। और यह भारत में कब तक रहे, तो लगभग 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक। और जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का भी शासन कब तक रहा, 415 ईस्वी तक। अब हम लोग बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कि उज्जैन स्थित दरबार था, तो इस उज्जैन स्थित दरबार में नवरत्न अर्थात 9 रत्न रहते थे। तो वह 9 रत्न कौन कौन से थे, तो इनमें उस 9 रत्न में प्रथम स्थान जो प्राप्त था, यानी प्रथम विद्वान जो थे वह थे कालिदास। कालिदास कौन थे, वह महाकवि थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। दूसरे विद्वान की अगर बात किया जाए तो वह हैं धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के चिकित्सक थे। तीसरे विद्वान को हम लोग बात करते हैं तो वह हैं वराह मिहिर, जो खगोल विज्ञानी थे। चौथे विद्वान की बात की जाए तो वह हैं अमर सिंह, जो कोशकार थे, अर्थात डिक्शनरी निर्माण करता थे, यानी डिक्शनरी का निर्माण करते थे। पांचवें विद्वान की बात की जाए तो वह थे शंकु, जो एक वास्तुकार थे, अर्थात आर्किटेक्ट थे। छठे विद्वान की बात किया जाए तो वह है छपनक, जो रत्न फलित ज्योतिषी थे, अर्थात जिन्हें एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। तो छपनक कौन थे, तो रत्न फलित ज्योतिषी अर्थात एस्ट्रोलॉजर थे। सातवें विद्वान की बात की जाए तो वह है वर रुचि, जो व्याकरणज्ञ थे। आठवें विद्वान को हम लोग देखें तो वह है वैताल भट्ट, जो कौन थे, तो जादूगर अर्थात मैजिशियन थे। और नौवें विद्वान की बात किया जाए इनके दरबार की तो वह है घटकप्पर, जो महान कूटनीतिज्ञ थे। तो इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़े। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश की गद्दी पर कौन आया, तो वह है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का जो शासन रहा वह है 400, जो इन्होंने शासन किया वह है 415 ईस्वी से लेकर लगभग 455 ईस्वी तक। तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वह है मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से, मंदसौर कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है मंदसौर, इस सीमा पर यह जो पॉइंट है यह है मंदसौर। तो यही मंदसौर अभिलेख से हमें कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुमारगुप्त प्रथम जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था और इसने मयूर शैली का सिक्का जारी किया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि मयूर शैली का सिक्का किसने जारी किया था, तो वह होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। अब हम लोग बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम के बाद जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक आए वह थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जिन्होंने 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने कर्मादित्य की उपाधि धारण किया था।
स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुनों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण किसके शासन काल में हुआ, तो वह होगा स्कंदगुप्त के शासन काल में। लेकिन हुनों को क्या हुआ कि इस स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है, तो भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश राज्य में गाजीपुर जिला है। इस सीमा पर गाजीपुर है उत्तर प्रदेश में, तो इसी गाजीपुर जिले में भीतरी स्तंभ लेख है। और इसी भीतरी स्तंभ लेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही सर्वप्रथम हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था और हुनों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। अब बात करते हैं हुन के बारे में। तो हुन जो थे वह मध्य एशिया के रहने वाले थे, ठीक है। इस हुन शासक में सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे वह थे तोड़मान, जो भारत पर हुनों का दूसरे आक्रमण करने वाले नेता थे। और उसके बाद जो फिर प्रसिद्ध शासक जो हुन के थे वह तोड़मान के पुत्र मिहिरकुल। तो मिहिरकुल जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंतिम शासक के बारे में, क्योंकि इस वंश का जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था वह कौन था, स्कंदगुप्त। इसके अंतिम शासक के बारे में बात किया जाए, क्योंकि इसके बाद तो और भी शासक हुए, लेकिन वो सभी के सभी कमजोर शासक हुए, यानी कमजोर उत्तराधिकारी हुए। अब बात करते हैं हम लोग अंतिम शासक की, तो वह है विष्णुगुप्त, जो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि गुप्त साम्राज्य का उद्भव एवं विकास। अब हम लोग बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। जैसे जैसे इनका साम्राज्य बढ़ते गया तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि इनका जो है पतन कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए पतन के बारे में हम लोग देखते हैं कि पतन के कारण क्या क्या है। तो पतन के कारण में हम लोग बात करें, सर्वप्रथम हुनों का आक्रमण, सेकंड प्रशासन का सामंतीय ढांचा, थर्ड पॉइंट की अगर बात किया जाए तो वह है आर्थिक स्थिति कमज़ोर इन लोगों की होने लगी, और फोर्थ पॉइंट की अगर बात किया जाए तो वह है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है हुनों का आक्रमण। तो हुनों का आक्रमण में हम लोग देख चुके हैं कि हुनों ने भारत पर जो सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वह किसके समय में किया था, तो वह किया था स्कंदगुप्त के शासन काल में। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ कि हुनों को पराजित होना पड़ा था, लेकिन स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद 485 ईस्वी में क्या हुआ कि हुनों ने फिर से आक्रमण किया और पूर्वी मालवा एवं मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तो अब देखते हैं हम लोग इसके साम्राज्य कैसे अब घटने लगेंगे। तो पूर्वी मालवा कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो मालवा का जो क्षेत्र है, यह जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मालवा का क्षेत्र है, तो उसमें यह वाला हिस्सा यानी पूर्वी मालवा का क्षेत्र, इस पर क्या हुआ कि हुनों ने 485 ईस्वी में पूर्वी मालवा और मध्य भारत के बहुत बड़े भाग पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, जो पहले गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि उसके साथ साथ क्या हुआ कि पंजाब एवं राजस्थान के बीच के क्षेत्र पर भी, यानी राजस्थान का जो बीच का जो क्षेत्र था, पंजाब का जो बीच का जो क्षेत्र था, इन सब पर भी हुनों ने कब्जा कर लिया। तो इस तरह से यह क्षेत्र जो था, यह सब क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य से अब निकल चुका था, और इस तरह से धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का सीमा छोटा होने लगा था। अब हम लोग बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट की, कि वह है प्रशासन का सामंतीय ढांचा। तो प्रशासन का सामंतीय ढांचा की अगर बात किया जाए तो गुप्त शासक के अंतर्गत जो बहुत सारे सामंत थे, यानी अलग अलग राज्यों के जो शासक थे, जो उनके सामंत हुआ करते थे, तो उन सामंतों ने क्या किया, जैसे हम लोग बात करते हैं कि मालवा नरेश, जो कि
मतलब मालवा के एक तरह से सामंत के रूप में शासक थे जिनका नाम था यशोधर्मन। तो यशोधर्मन ने हुनों को बहुत जल्द ही हुनों की सत्ता को समाप्त किया भारत से, और इन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया, लेकिन इसके साथ साथ ही इसने गुप्त साम्राज्य को भी टक्कर दिया और इसके भी सत्ता को धीरे धीरे समाप्त किया और उत्तर भारत पर शासन करने लगा। वह अलग बात है कि मालवा नरेश यशोधर्मन बहुत अधिक समय तक उत्तर भारत पर शासन नहीं कर पाए, लेकिन गुप्त साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि यशोधर्मन ने इसी जीत के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके अलावा हम लोग दूसरे सामंत की अगर बात करें तो वह है कड़द सामंत राजा। कड़द सामंत राजा वह किधर के थे? तो यह जो थे यह तटीय बंगाल जो है, तटीय बंगाल के क्षेत्र में कड़द सामंत के राजा लोग शासन करते थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही इन लोगों का उत्तराधिकारी कमज़ोर होने लगा तो इधर के भी जो सामंत शासक थे ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि यह क्षेत्र भी अब गुप्त साम्राज्य से यानी गुप्त साम्राज्य के हाथ से निकल गया। अब बात करते हैं हम लोग इसके अलावा कि वल्लभी के शासक गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया। यानी ये जो गुजरात में जो वल्लभी है, तो इस वल्लभी के जो शासक थे वह गुजरात या संपूर्ण गुजरात और मालवा पर यानी इधर जो पश्चिमी मालवा है इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया, जिस क्षेत्र को चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर जीता था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि यह क्षेत्र भी अब इनके हाथ से निकल गया, यानी गुप्त शासक के हाथ से निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं फिर कि थानेश्वर के राजा, थानेश्वर अर्थात थानेसर। तो थानेसर कहाँ पड़ता है? वह हरियाणा में, तो जिसे थानेसर अर्थात थानेश्वर भी बोला जाता है। तो थानेश्वर के राजा हरियाणा पर अधिकार कर लिया, यानी यह जो हरियाणा का जो क्षेत्र था इस क्षेत्र पर थानेसर के राजा ने अधिकार कर लिया और कन्नौज की ओर बढ़ने लगा। इस कन्नौज की ओर ये लोग बढ़ने लगे थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मौखरी वंश के लोगों ने बिहार एवं उत्तर प्रदेश में राज सत्ता स्थापित किया एवं कन्नौज को राजधानी बनाया। अर्थात कि मौखरी वंश के शासक यह जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार में अपने राज सत्ता को स्थापित किया और इन लोगों ने किसे राजधानी बनाया अपना? तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर ये लोग शासन करने लगे। तो इस तरह से देखा जाए तो यह भी जो है इनके पतन का कारण रहा। यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि सामंत लोग क्या हुआ कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और यह भी देखा गया कि यह जो सामंत लोग जो थे यह बाद में भूमि दान भी करने लगे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि इन लोगों के हाथ से धीरे धीरे साम्राज्य निकलने लगा था और साम्राज्य क्या हुआ एक तरह से सीमित हो चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड कारण की। तो आर्थिक स्थिति कमजोर होना। आर्थिक स्थिति कमजोर कैसे हुई? तो इसे हम लोग देखते हैं कि यह जो गुजरात का क्षेत्र जो था गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत, तो यह एक्चुअली क्या था? समुद्री इलाका था जहाँ से व्यापार होता था। तो जैसे जैसे साम्राज्य क्या हुआ छोटा होने लगा तो इन लोगों को जो व्यापार और वाणिज्य से जो आय आती थी उसमें क्या होने लगी? कमी होने लगी। तो जब कमी होने लगी तो क्या होगा? आर्थिक स्थिति इन लोगों की कमज़ोर होने लगी। तो यह भी वजह था इन लोगों के पतन के कारण में। और ऐसा भी कहा गया है कि गुप्त शासक जो थे यानी अंतिम गुप्त शासक जो थे वह स्वर्ण मुद्रा में एक तरह से मिलावट करने लगे थे, किसी तरह से शासन को चलाने के लिए यानी स्वर्ण मुद्रा में मिलावट करने लगे, लेकिन वह अधिक समय तक नहीं रहा। अब फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो वह है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना। यानी बात के जो भी गुप्त आए वह सब क्या किए, यानी वैष्णव धर्म के जगह बौद्ध धर्म को ये लोग स्वीकार करने लगे, जो पहले के गुप्त शासक वैष्णव धर्म के उपासक थे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं
कि गुप्त साम्राज्य का एक तरह से शासन जो 6ठी सदी के मध्य तक किसी न किसी तरह जारी रहा, लेकिन गुप्त साम्राज्य का महिमा 100 साल पहले ही समाप्त हो चुका था। तो इस तरह से आज हम लोग देखें कि गुप्त साम्राज्य का उद्भव, विकास एवं पतन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।